हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। देखो बच्चों, सबसे पहले तो अगर अपने बात करें कि पर्यावरण होता क्या है, तो बच्चों किसी जीव के चारों ओर का वह क्षेत्र जो भौतिक और अजैविक कारकों से मिलकर बना होता है। अजैविक कारक मतलब बच्चों हवा, मिट्टी, पानी, इन सभी कारकों को अपने अजैविक कारक कहते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र जहां जीव के चारों ओर जैविक और अजैविक कारक उपस्थित हों, तो उन सबको मिलाकर ही हमारा पर्यावरण या इसे हम वातावरण कहते हैं का निर्माण होता है। यहां देखो बच्चों, सबसे पहले अपने बात करेंगे पारितंत्र व इसके संगठक की। देखो बच्चों, पारितंत्र क्या होता है या पर्यावरण क्या होता है? किसी जीव के चारों ओर जैविक और अजैविक घटकों को मिलाकर ही क्या बनता है? पारितंत्र का निर्माण होता है। जैसा कि देखो यहां कि किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक, अजैव कारकों का मतलब बच्चों वहां मिट्टी, वायु, जल, इन सब का मतलब होता है बच्चों अजैव कारक। अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं, यानी कि उस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पारितंत्र। अब देखो बच्चों, पारितंत्र जो है वो कृत्रिम भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। अगर मैं प्राकृतिक की बात करूं तो वन जो होता है, तो वन क्या है बच्चों? एक प्राकृतिक है। वहीं अगर मैं बात करूं उद्यान की या मैं बात करूं किसी पार्क की, तो वो बच्चों क्या हो गया? हमारा एक कृत्रिम पारितंत्र हो गया। जैसे कि हम यहां देखते हैं कि कहता है एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक और अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि, इनको क्या कहते हैं बच्चों? हम अजैव घटक कहते हैं। वन, तालाब तथा झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। जैसे कि मैंने कहा, इनको हम कहेंगे प्राकृतिक पारितंत्र, जो हमें प्रकृति ने खुद दिए हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक पारितंत्र। इसके अलावा जैसे अगर अपन बात करें कि यह प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि बगीचा यानी कि पार्क या उद्यान या खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है। हमने दो प्रकार के पारितंत्र की बात की है, एक तो प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक के अंदर जैसे नदियों द्वारा जो पारितंत्र तैयार होता है। अच्छा बच्चों, पारितंत्र का नदियों द्वारा पारितंत्र मतलब नदियों के अंदर रहने वाली मछलियां, मगरमच्छ या और भी छोटे जीव जो नदियों में ही रह सकते हैं, तो उनके लिए जो नदी है वो ही उनका पारितंत्र का काम करेगा। ऐसे ही झरने हो गए, महासागर हो गए, ये है प्राकृतिक। और कृत्रिम की बात करूं तो बच्चों खेत या बगीचे। अब देखो बच्चों, जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर अपने बात करें उत्पादक की, कि उत्पादक क्या होती है, तो यह इस जीवन शैली का वह भाग होता है जो अपना भोजन सूर्य प्रकाश से बनाता है। या मैं ऐसे बोलूं कि इस पोषक स्तर का जो पहला प्राणी है वो हमारा क्या कहलाता है? उत्पादक। यानी जो आगे चलने वाली पीढ़ियों को या आगे अन्य जीवों को भोजन के निर्माण करके देता है या भोजन का निर्माण करता है, उनके लिए ये क्या कहलाता है? अपना उत्पादक कहलाता है। और जो इस उत्पादक का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बच्चों आपको एग्जांपल में बताते हैं अपने, जैसे पेड़ पौधे की अगर मैं बात करूं, पेड़ पौधे जो होते हैं बच्चों वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, तो वो हो गए उत्पादक। अब उन पेड़ पौधों को, घास को खाने वाले जैसे बकरी वगैरह होगी या शाकाहारी जीव जो है वो आगे बच्चों उपभोक्ता। अब बच्चों उपभोक्ता के अंदर भी कई स्तर होते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, तृतीयक उपभोक्ता हो गए। तो ये उपभोक्ताओं का स्तर लगातार चलता रहता है, क्योंकि बच्चों कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं। कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो छोटे मांसाहारी जीवों में आते हैं। कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो बड़े मांसाहारी होते हैं, और कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं। तो ये उपभोक्ता या मैं से बोलूं कि उपभोक्ता के ही अलग अलग भाग हैं। और अंतिम चरण जो आता है बच्चों वो आता है अपघटक का। यह जो अपघटक होता है ना बच्चों, ये क्या काम करता है? जैसे कोई जीव मर गया तो उस जीव के अंदर जितना भी कार्बनिक पदार्थ होता है उस कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करके कार्बन को वापस मुक्त कर देता है हमारे वायुमंडल के अंदर।
इस तरीके से बच्चों अगर मैं बात करूं तो कार्बन का चक्कर भी पूरा होता है। जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे वातावरण से CO2 लेते हैं। इस CO2 का भी उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए। इसका भी उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए, और इस अभिक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इन पेड़ पौधों को खाकर छोटे जीव अपना भोजन बनाएंगे। तो एक बच्चों एक स्तर होता है जो लगातार चलता रहता है। लास्ट में जो आते हैं, यहां देखो CO2 ली, यानी कि अपने वातावरण से कार्बन को कम किया, अब उसे दूसरे जीव खाएंगे, वो कुछ CO2 को मुक्त करेंगे, फिर कुछ अपने पास अन्य रूपों में, जैसे CO2 को हम चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं ग्लूकोज के अंदर, तो ग्लूकोज के रूप में संचित करते हैं, और तो वो लास्ट में जब बच्चों मर जाते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, हमारा शरीर जो लगभग है वो कार्बन से ही बना हुआ है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है, वसा है, फैट है। तो जो बच्चों फैट होती है वो कार्बन की ही बनी होती है। तो जैसे ही हम मरते हैं हमारा शरीर अपघटित होता है, और अपघटित होकर उसमें जितनी भी कार्बन थी सारी की सारी कार्बन वापस कहाँ मुक्त कर दी जाती है, वातावरण में। तो ये अपने एक कार्बन का चक्कर भी पूरा होता है। जैसा कि यहाँ बता रखा है, देखो बच्चों कि सभी हरे पौधे यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं, एवं नील हरित शैवाल। देखो बच्चों ये जो नील हरित शैवाल है, या इसी को बोलते हैं बच्चों स्पाइरुलिना, नील हरित शैवाल, या इसी को बोला जाता है बच्चों स्पाइरुलिना। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो ये प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स भी होता है हमारे लिए। स्पाइरुलिना या नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इसी वर्ग में आते हैं। उनको क्या कहते हैं, उत्पादक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे जीव या वे वस्तुएं या कुछ भी अपने कहें जो अपना भोजन सूर्य प्रकाश से बनाते हैं, उत्पादक कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्पादक के बाद अपने बात करते हैं उपभोक्ता की। जो उन उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहते हैं उपभोक्ता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उपभोक्ता जो होते हैं इसको हम आगे फिर स्तर के अंदर बांटते हैं, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या है, उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कह सकते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी हो गए, और तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी हो गए। तो यहाँ एक बात और दिमाग में आ रही होगी बच्चों आपके कि उपभोक्ता का स्तर मैंने 3 तक ही क्यों बनाया, मैं 4 पे क्यों नहीं गया, 5 पे क्यों नहीं गया, या मैं 6 पे क्यों नहीं गया। देखो बच्चों होता क्या है, देखो ये सारा का सारा खेल है ऊर्जा का, कि कैसे ऊर्जा, सबसे पहले देखो सूर्य प्रकाश से जो ऊर्जा आती है, जो ऊर्जा एक पादप को मिल रही है वो उसका 1% ग्रहण करता है, और बाद में वो जितनी भी ऊर्जा है हमेशा उस ऊर्जा का सिर्फ 10% आगे चलता है। जैसे मान लो बच्चों कोई पादप है, उसने सूर्य से 100 जूल ऊर्जा ग्रहण की, 100 जूल ऊर्जा ग्रहण की। अब इस पादप को जो खाएगा उसको इसका 10% यानी कि सिर्फ कितनी ऊर्जा मिलेगी, 10 जूल, जिसको अपने प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। इसके बाद जो आएगा उसको कितनी मिलेगी, सिर्फ 1 जूल। इसके बाद जो आएगा उसको कितनी मिलेगी, 0.01 जूल। तो आप बच्चों देख रहे हो ये ऊर्जा जो है वो लगातार खत्म होती जा रही है। तो आप खुद देख सकते हो इसके आगे मैं कैसे जा सकता हूं। जब ऊर्जा ही नहीं बचेगी तो आगे स्तर बनते ही नहीं है। तो ये हो गया बच्चों अपना उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता के बारे में मैंने आपको बता दिया अलग अलग कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक होते हैं। अगली बात करता हूं मैं अपघटक की। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया उपभोक्ता जो होते हैं जब वे मर जाते हैं तो उनके मृत शरीर को वापस उनके मृत शरीर से कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में जो बदला जाता है, जो बदलने का काम करते हैं वो होते हैं बच्चों अपघटक। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन होते हैं। यह सूक्ष्म जीव अपमार्जक है क्योंकि यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक, या मैं ऐसे बोलूं अकार्बनिक, सरल कार्बनिक, या इसे मैं क्या बोल सकता हूं अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अपने अपघटक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आहार श्रृंखला या जाल। देखो बच्चों
जैसा मैंने आपको अभी बताया, आहार श्रृंखला 3 या 4 स्तर तक की ही होती है। जैसे बच्चों अपने एग्जाम्पल लेते हैं घास के मैदान का। कुछ टिड्डे हैं जो घास को खा रहे हैं, उन टिड्डों को खाता है मेंढक। सबसे पहले अपने उन्होंने बात की टिड्डे की। कुछ टिड्डे हैं, टिड्डे को खाते हैं मेंढक, और मैंने मान लिया मेंढक को खा गया सांप, और सांप को कौन खा जाएगा? मोर, और मोर जब लास्ट में मर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। तो बच्चों ये चीज देखो आपने, ये जो स्तर था इसको बोलते हैं बच्चों आहार श्रृंखला, कि ये श्रृंखला कैसे चल रही है, कहां तक चल रही है, यही होती है आहार श्रृंखला, या इसे ही कहते हैं जाल। जैसा कि अपने देखते हैं यहाँ कि विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। स्वपोषी अथवा उत्पादक, स्वपोषी मतलब बच्चों जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और अपने आप कौन बनाते हैं? पादप। तो पादप क्या थे? उत्पादक। प्रथम पोषी स्तर है तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। यही बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो पादप होते हैं वो सूर्य प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके अपने अंदर संचित करते हैं, और उसी ऊर्जा का उपयोग जो दूसरे उपभोक्ता है वो करते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि बच्चों टिड्डा शाकाहारी हो गया तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। टिड्डे ने किसको खाया था? घास को, और घास ने अपना भोजन कहां से बनाया था? सूर्य प्रकाश से। तो ये क्या है? शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। द्वितीयक पोषी स्तर छोटे मांसाहारी, तो ये देखो बच्चों मेंढक जो छोटा मांसाहारी हो गया। अथवा द्वितीयक उपभोक्ता, इसे द्वितीयक उपभोक्ता भी कह सकता हूं क्योंकि ये था प्राथमिक, तो ये क्या हो गया बच्चों? द्वितीयक उपभोक्ता। तीसरे पोषी स्तर यानी कि मैं बात कर रहा हूं सांप की। तीसरे पोषी स्तर तथा बड़े मांसाहारी जैसे कि सांप हो गया, ये मेंढक को भी खा सकता है। अथवा तृतीयक उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का। अगर इसका मैं पोषी स्तर देखूं तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हो गया, पर अगर मैं उपभोक्ता की बात करूं तो ये तीसरा है, स्तर का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, ये देखो बच्चों ये एक पोषी स्तर है। सबसे पहले आते हैं उत्पादक यानी कि पादप। अगर मैं बात करूं तो उत्पादकों के अंदर अपने किसकी बात करेंगे? पादपों की, यानी कि जो अपना भोजन सूर्य प्रकाश से बनाते हैं, उत्पादक। अच्छा, उत्पादक के बाद आते, अच्छा ये देखो ये होगी अपनी प्राथमिक पोषी स्तर, और जो द्वितीयक पोषी स्तर है इसे मैं कहूंगा प्राथमिक उपभोक्ता। फर्स्ट उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहां देखना बच्चा, द्वितीयक पोषी स्तर जो होता है ये हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जैसे कि अपन ने अभी बनाया था, सबसे पहले क्या आए थे? घास। घास को किसने खाया? प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि द्वितीय पोषी स्तर पर। तो वो कौन था? टिड्डा। इस टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया? सांप ने खाया। और ये एक देखो बच्चों, यहाँ एक देखो, यहाँ त्रिभुज क्या काम है? लगातार अगर मैं इनकी संख्या की बात करूं तो इनकी संख्या लगातार क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। अब अपन इसका उल्टा लेके चलते हैं। मान लो घास की संख्या सबसे कम होती तो क्या कभी टिड्डे जितने भी हैं उनको भोजन मिल पाता? अगर टिड्डों की संख्या घास से ज्यादा होती। मान लो मेंढक की संख्या टिड्डों से भी ज्यादा होती तो क्या उनका पोषी स्तर चलता? तो ये ध्यान रखना बच्चों, जब मैं संख्या के आधार पर पोषी स्तर बनाता हूं तो ये हमेशा सीधा बनता है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह। ये जो बच्चों फ्लो चार्ट बना रखा है ये ऊर्जा के प्रवाह का बना रखा है। सबसे पहले अगर हमने बात करें कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो उत्पादक उसका 1% ही ग्रहण करता है, और उत्पादक से उपभोक्ता के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, ऊर्जा ट्रांसफर होती है, ये होता है 10%। इस नियम को ऊर्जा का लीलैंड नियम भी कहा जाता है। इसके बाद इससे आगे जाएगी अपघटक के पास, तो ये इसका 10% होगा। तो बच्चों ये जो ऊर्जा है ना ये हमेशा 10% ही आगे निकलती है, बाकी जो 90% ऊर्जा बच गई बच्चों वो खुद ये ग्रहण करता है, खुद के पोषण स्तर को तैयार करता है, खुद जीवन यापन के लिए उसका उपयोग करता है। आगे बढ़ते हैं।
हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं अपने ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ये ओजोन परत है क्या, ये होती कहां है। तो देखो ओजोन परत है, ये पाई जाती है समताप मंडल के अंदर, ये पाई जाती है समताप मंडल के अंदर, जो कि क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। हमारी जितनी भी मौसमी जो घटनाएं होती है, यानी कि वर्षा का होना, बादलों का बनना, तूफान आना, ये लगभग जो घटनाएं होती हैं ये सारी की सारी चलती हैं क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल के ऊपर जो मंडल आता है वो होता है समताप मंडल, और इसी समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। आपको पता होगा बच्चों कि जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं, एरोप्लेन जो होते हैं, वो समताप मंडल के अंदर ही उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं। ओजोन परत की बात करूं तो बच्चों ये गैसों का जाल है, या मैं से बोलूं गैसों का नहीं, गैस का जाल है। ओजोन गैस का एक जाल है, ओजोन गैस यानी कि O3। ये ऑक्सीजन का एक त्रिपरमाणुक अणु है जो कि अपने आप को इस तरह संगठित करके रखता है। अगर आपने देखे ओजोन की जो संरचना है वो कुछ इस तरह की होती है और अपने आप को संगठित करके रखता है। बच्चों ये ओजोन वैसे तो विषैला है, पर अच्छी बात है कि ये जमीन पर नहीं पाया जाता, यानी कि स्थल पर नहीं है, ये हमसे बहुत दूर है। विषैला तो है पर ये हमारे लिए अच्छे काम भी करता है, हमारे फायदे के काम भी करता है। जैसे कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिनको हम यूवी रेज भी बोलते हैं बच्चों, पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम, अवशोषित करने का काम जो है वो ओजोन ही करती है। ये जो पराबैंगनी किरणें होती है ना बच्चों, ये हमें स्किन कैंसर के साथ साथ और भी बहुत सारे रोगों का कारक बनती हैं। यहां देखते हैं ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। यह एक घातक विष है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे लिए विषैला होता है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर यानी कि समताप मंडल की बात कर रहे हैं में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों यानी कि यूवी रेज से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखो बच्चों हो क्या रहा है, ऑक्सीजन पर जब पराबैंगनी किरणें आके गिरती हैं तो ये ऑक्सीजन को अलग अलग कर देता है, और ये अलग अलग ऑक्सीजन आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर देती है, ओजोन का। अब दिक्कत कहाँ आ रही है बच्चों, ये जो ओजोन है ना, जब ये CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ अभिक्रिया करती है तो ये वापस बदल जाती है बच्चों O2 के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे सर ऑक्सीजन बन रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात है, ऑक्सीजन बन रहा है, पर नहीं बच्चों, ये ऑक्सीजन बन रहा है O3 को खत्म करके, यानी कि ओजोन को खत्म करके। और अगर ओजोन खत्म हो गई तो ये जो पराबैंगनी किरणें ये हमारे अर्थ तक पहुंच जाएंगी, या मैं से बोलूं कि हमारे स्थल तक पहुंच जाएंगी, जो कि काफी हानिकारक है। आगे बढ़ते हैं। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है। देखो बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकीकरण के अंदर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि गैसों का उपयोग बढ़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का उपयोग बढ़ रहा है, CO2 गैसों की मात्रा बढ़ रही है, तो ये सभी की सभी जो गैसें हैं बच्चों ये ओजोन परत को क्या कर रही है, उनको अपघटित करने का काम कर रही है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFCs जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका प्रमुख कारक माना गया है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कचरा प्रबंधन, कि हम कैसे कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। देखो बच्चों कई बार क्या होता है, जैसे सड़कों पर कूड़ा कचरा फैला रहता है, धीरे धीरे इसमें गंदगी पनपने लगती है, मच्छर इकट्ठे होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि कचरे का प्रबंधन हम कैसे करते हैं। क्या होता है कचरा, ये देखिए कि अपने दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणुओं अथवा दूसरे मृत जीवों द्वारा नहीं हो सकता। बच्चों अगर कुछ ऐसा कारक होता जो हमारे जीवाणु या जो कवक हैं वो अपघटित कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, सही था, क्योंकि अपघटित करने के बाद उसको वो नेचर में मिला देते। पर ये जो प्लास्टिक होता है बच्चों, इसे हमारे जो जीवाणु या कवक होते हैं वो अपघटित नहीं कर पाते। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु
सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो ये था बच्चों कचरा प्रबंधन। इसी के साथ बच्चों हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने पर्यावरण के बारे में जाना, कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, पर्यावरण के कौन कौन से घटक थे, कैसे ऊर्जा स्तर बनते हैं, कैसे पोषी एक पोषी से दूसरी पोषी की तरफ जाते हैं, यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से कवक की ओर बढ़ते हैं। चलो बच्चों इसी के साथ ये अध्याय यहीं खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।